अब देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने हमें एक आरएल सर्किट दिया है जिसमें रेजिस्टेंस 40 ओम है, इंडक्टेंस 0.1 है वीआर में, मतलब 110 वोल्ट दिया था, कुछ नहीं दिया, तो हम समझ गए। और कॉस 36.9 और टेन 36.9 दिया है। और क्वेश्चन में शुरू में क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं द करंट इज फाउंड टू लैग बिहाइंड द वोल्टेज। वो कह रहे हैं जो करंट है वो वोल्टेज से 36.9, मतलब फेज एंगल दे दिया हमें, दे दिया। फाई कितना दिया हमें पता है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में अगर करंट यहाँ पर है तो वोल्टेज कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। तो फेज एंगल उन्होंने फाई पहले ही आपको दे दिया। तो अब आपको ये भी पता है, अगर आप इस एंगल को कंप्लीट कर लो तो ये वीएल होता है बेटा और ये वीआर होता है, वैसे अगर देखा जाए। ठीक है। और ये आपका वी होता है। ठीक है। तो आपको फाइव सीधा दे दिया, 36.9 डिग्री उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया। अब देखते हैं एक एक से निकालते हैं बेटा क्या क्या पूछा उन्होंने। पहला पार्ट देखिए, व्हाट दे आर आस्किंग। पहले पार्ट में देखिए व्हाट दे आर आस्किंग। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालिए, इंडक्टर का रिएक्टेंस निकालना है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। हाँ, फर्स्ट पार्ट यहाँ करते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस आपको एक्सेल निकालना है। फ्रीक्वेंसी दी है क्वेश्चन में, कहीं फ्रीक्वेंसी दी है देखिए, फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, नहीं दी है ना। तो फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक्सेल का एक फॉर्मूला हमें पता है, 2 पाई एफ एल या ओमेगा एल, एफ तो दिया ही नहीं है, मतलब यहाँ से फेल हो गया, इस तरीके से नहीं कर सकते। फिर अब दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, कौन सा वाला। अब देखो 10 पाई दिया है, अब फाइव दिया है, फाइव वाला ढूंढते हैं। अगर आपको फाइव दिया है तो याद करो, आप 10 पाई लगा सकते हो, लगा सकते हो कि नहीं। और 10 पाई के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है वीएल बाई वी आर, होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना। अब वीएल क्या होता था, आई एक्सएल, याद आया। और वी आर क्या होता था, आई आर, होता था कि नहीं। इसका ड्रॉप, इसका ड्रॉप, आई से आई हमने काट दिया था। तो दूसरा एक 10 पाई का और फॉर्मूला हमारे पास था, एक्सएल बाई आर, था कि नहीं था बताओ। तो अब देखो यहां से काम हो जाएगा। 10 पाई का दूसरा फॉर्मूला क्या आया बोलिए, एक्सएल बाई आर, हाँ या ना। यहां से काम हो जाएगा। अब आपको यहाँ एक्सएल निकालना है, क्या निकालना है बेटा, एक्सएल। तो एक्सएल का फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो, 10 पाई इंटू आर। मैं आपसे कह नहीं रहा हूँ, यहाँ बस क्वेश्चन में ऐसे ही घुमाते रहेंगे आपको, और कुछ नहीं है जमीन में। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू, व्हाट इज एक्सएल बेटा, ये सॉरी 10 पाई, पाई कितना है 36.9, तो 10 36.9 डिग्री इंटू रेडियस, सॉरी आर रेजिस्टेंस 40। व्हाट इज 10 36.9, 10 36.9 उन्होंने पहले ही डिफाइन कर दिया, 3/4। बस 3/4 इंटू 40, कट गया 10, 30 क्या आ गया, आपका एक्सेल आ चुका है। ये हमने पहला आंसर कर लिया बेटा, ये आ गया तो फर्स्ट टाइम। ठीक है, 30 वो वाले क्लियर है। अब देखिए सेकंड पार्ट, नाउ वी विल सी द सेकंड पार्ट। अब निकालना है जेड। अब जेड का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, मैं ये पार्ट, ये आपको जो क्वेश्चन में मेंशन था मैं ये रब कर दूं, यहाँ सेकंड पार्ट कर। नाउ सी द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट कर। हमें जेड निकालना है, जेड का कौन सा तरीका अपनाएंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, हाँ ये हो जाएगा, यहाँ काम कर जाएगा ना ये, क्योंकि आर भी दिया और एक्सएल निकाल चुके हैं। बोलो रखो वैल्यू, व्हाट इज आर बेटा 40, व्हाट इज एक्सएल, एक्सएल अभी निकाला कितना आया 30, कितना आएगा बताओ 50 आएगा ना, 50 ओवर आएगा, जेड आ गया। ये आ चुका है बेटा और बोर्ड में, ये सेकंड आंसर आ गया। तीसरा देखो, थर्ड, तीसरे में क्या पूछ रहा है, द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। करंट निकालना है, करंट मतलब कुछ भी नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है कि हमें कौन सा करंट निकालना है, हमें आई आर एम एस निकालना है, समझ गए ना। तो अब याद देख लो, आई आर एम एस निकालना है, वी आर एम एस दिया है, टोटल रेजिस्टेंस दिया हो पूरे सर्किट का दिया है ना, जेड आप निकाल चुके हो। तो नाउ व्हाट विल बी द थर्ड आंसर, थर्ड आंसर देखिए। थर्ड में क्या करना है आपको, हमें यहाँ पर आई आर एम एस निकालना है। तो आई क्या होगा, वी बाई आर, वी आर एम एस, और आर मतलब टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जेड। तो बताइए क्या वैल्यू रखिए, जस्ट पुट द वैल्यू, व्हाट इज वी आर एम एस बेटा 110, व्हाट इज जेड, जेड इज 50, कितना आएगा बोलो, कितना आएगा मूल
फाइव, फाइव कहाँ से आ गया? 110/50 फाइव कहाँ से आ गया बेटा? 2 पॉइंट कितना आएगा? 2 पॉइंट कितना बचेगा? 110 आएगा ना, 2.1 एम्पियर। ये आ गया थर्ड आंसर। ठीक है, सर 2.2 नहीं आएगा? 110 है ना बेटा, 110/5, 11/5 क्या होगा? 2.1 आएगा। 1 बचेगा, जीरो लगा दिया। सर 2.2 वैल्यू आ रही है। यहाँ 2.2 आएगा, सॉरी सॉरी, हाँ 2.2। ठीक, नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट में क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड ईएमएफ। अब एफ निकालना है, एफ ये कह दो या ओमेगा निकालना है, ओमेगा निकालना है। फोर्थ पार्ट में कह दो ओमेगा, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी कहे तो ओमेगा निकाला करो, एफ नहीं निकाला करो। ऐसे एफ भी निकाल सकते हो। अब ओमेगा कैसे निकाल रहे हैं यार? ओमेगा किस फॉर्मूले में आता है? ये देखो, एक्सएल और एक्सी के फॉर्मूले में आता है ओमेगा, बस। आता है कि नहीं आता है? एक्सएल या एक्सी जब आप कैलकुलेट करते हो उसी के फॉर्मूले में आता है सिर्फ ओमेगा, आता है। तो अब ये तो कंफर्म है कि अगर आपको ओमेगा निकालना है तो आपको एक्सएल या एक्सी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो, नाउ सी, ओमेगा अगर निकालना है तो एक्सएल है ना इसमें, एक्सएल, हाँ एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? ओमेगा एल, हाँ या ना? अगर आपको ओमेगा निकालना है तो ओमेगा क्या होगा बोलो? एक्सएल बाई एल, हाँ या ना? एक्सएल कितना दिया है हमने निकाला था? व्हाट वाज एक्सएल? एक्सएल कितना आया था यार? एक्सएल आया था 30। और एल कितना आया था बोलो? एल तो क्वेश्चन में दिया है 0.1। पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, कितना आंसर आ गया बेटा? 300, क्या रेडियन पर। और हाँ, अगर आपको एफ निकालना है यहाँ से तो एफ भी निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। समझ गए? ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। आंसर लिखिए। बोलो, किसी को डाउट तो किसी पार्ट में पूछ लो। एफ निकालना है तो जो भी आए वैल्यू आप अपॉन 2 पाई कर दोगे तो एफ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, नहीं सॉरी 8 दे। अच्छा 8 हमें नहीं करना है, चोक कॉइल का ही हमारे सिलेबस में भी नहीं है, इसको लीव करेंगे। 8 के बाद अब हम 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक एन ईएमएफ E equals to 100 sin 314 t volt is applied across a pure capacitor of 636 माइक्रोफैराड। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में उन्होंने पहले मेंशन कर दिया है कि हमारी बेटा जो सर्किट है वो प्योरली कैपेसिटिव है। कौन सी सर्किट है बेटा? सर्किट कैसी है? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है कि नहीं है? हाँ है। तो हमारी जो सर्किट है बेटा वो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, ये कंफर्म हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में और क्या कह रहे हैं बोलिए? और क्या कह रहे हैं? ई की इक्वेशन दी थी 100 साइन 314 ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन निकालनी है, इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर निकालनी है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखिए। सुनो मैं कराता हूँ नाउ से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 9। ठीक है, 9th क्वेश्चन भी। अच्छा ये स्क्रीन पे दिख ही नहीं रहा यहाँ तक, एक मिनट ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है? हाँ 9th क्वेश्चन देखेंगे, एक मिनट। अब देखो बेटा, पहले तो एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है और हमें ई की इक्वेशन दे दी उन्होंने। इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ ई कितनी दी है क्वेश्चन में? उन्होंने हमसे कहा ये है 100 साइन 314 टी, ये दी है। ये आपको इक्वेशन दी है वोल्ट। ठीक है, इक्वेशन दी। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी दिया है 637 माइक्रोफेराड, मतलब -6 फैराड, ये दिया। फाइंड द इंस्टेंट, अच्छा करंट की इक्वेशन निकालिए, इंस्टेंटेनियस करंट की। मतलब जनरल इक्वेशन क्या होती है इंस्टेंटेनियस करंट की? आई इक्वल्स टू आई नॉट, ऊपर से लिखता हूँ अभी काम करने पड़ेगा। तो पहले पार्ट में आपको आई निकालना है, तो आई की इक्वेशन होगी आई नॉट साइन,
अब पहले एक मिनट बताओ, पहले तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है बोलो, कौन आगे रहता है? वोल्टेज 90 डिग्री पीछे रहता है या करंट 90 डिग्री आगे रहता है? मतलब अगर ये ई की इक्वेशन दी है, अब देखना ये ई की इक्वेशन दी है, तो अगर वैसे इसको जनरल इक्वेशन से आप कंपेयर करोगे तो ये तो आपका ई नॉट हो गया और ये आपका ओमेगा हो गया, हाँ या ना? लेकिन जब आप करंट की इक्वेशन बनाओगे तो जो करंट है वो ओमेगा टी से 90 पीछे रहता है कि आगे प्योरली कैपेसिटिव में? बताओ। हमें पता है कि प्योरली कैपेसिटिव में जो करंट है वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होता है, वोल्टेज हमेशा पीछे होता है करंट के, कैपेसिटिव सर्किट अगर होगी। लेकिन प्योरली कैपेसिटिव में 90 डिग्री पीछे होता है, मतलब वोल्टेज अगर 90 डिग्री पीछे है तो हम ये कह सकते हैं करंट 90 डिग्री आगे है। तो आई की जनरल इक्वेशन क्या होगी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा। अच्छा देखो, ओमेगा हमेशा सेम रहता है, जो ओमेगा इसका है वही इसका रहेगा, लेकिन ओमेगा करंट 90 डिग्री आगे है तो ओमेगा टी अगर यहाँ वहां दिया है तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, इसकी इक्वेशन ये होगी कि नहीं बताओ? क्योंकि करंट जो है वो ओमेगा टी से, यहाँ सिर्फ ओमेगा टी था, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ओमेगा तुम्हें पता है। अच्छा ओमेगा, अच्छा चाहे पहले इसको ऐसे लिख लो, देखो ये हो गया तुम्हारा थीटा, साइन 90 प्लस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हो कि नहीं? तो इस इक्वेशन को पहले हमने लिख लिया कॉस ओमेगा टी, हाँ या ना? ये हो गया। बस आपको अब दो वैल्यू रखनी है, कौन कौन सी रखनी है बोलो? हमें यहाँ पर आई नॉट चाहिए और ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा तो सेम रहता है, तो ओमेगा तो हो गया यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 314, और टी तो इंस्टेंटेनियस है, हो जाएगा, वो तो सेम रहेगा। अब तुम्हें सिर्फ क्या चाहिए, आई नॉट। आई नॉट कैसे आएगा, आपको ई नॉट पता है और सी पता है, सी पता है तो और कुछ भी डाटा में दिया। अच्छा ओमेगा भी पता है, ओमेगा पता है, तो बेटा याद करो आई नॉट आएगा। आई नॉट कैसे आएगा, एक तो तरीका ये है वी नॉट ई करंट और अपॉन इफेक्टिव, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्सी होगा कि नहीं होगा, अपॉन एक्सी कर देंगे। अब एक्सी कैसे आएगा, व्हाट इज एक्सी, 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, तो अब देखो वी नॉट तुम्हें पता है, ई नॉट मतलब वी नॉट, बात वही होती है, ई नॉट को चाहे वी नॉट को, तो वी नॉट तो तुम्हारा हो गया 100। अब यहाँ चाहो तो पहले वैल्यू रख दो, एक्सी की जगह क्या रखा आपने, 1 अपॉन ओमेगा सी। सॉल्व मत करो, क्योंकि सॉल्व करोगे फिर रखोगे, इससे अच्छा ये कि ऊपर आ गया ना ये टर्म्स। तो कितना हो गया बेटा बोलो, 100 इंटू ओमेगा सी हो गया। तो कितना हो जाएगा आई नॉट बोलो, 100। ओमेगा कितना आई, ओमेगा कितना है बेटा, 314, और सी कितना है आपका, व्हाट इज सी, ये दिया है सी, दैट इज 637 इंटू 10⁻⁻6। ये हो गया, थोड़ा सॉल्व करना बेटा इसको। आई नॉट बताओ, ये आई नॉट आ जाएगा। आई नॉट किस में आएगा, एम्पियर में आएगा, ये आई नॉट आ जाएगा। आई नॉट की वैल्यू यहाँ रख देंगे, इसकी इक्वेशन आ जाएगी। कितना है, 50 आया, कंफर्म, मल्टीप्लाई करने पर 50 आ रहा है। और कोई करना, और क्या जवाब आया, फिफ्टी अप्रोक्स। और कोई मल्टीप्लाई करके बताना बेटा। बोलो बेटा कोई, मल्टीप्लाई करो इसको, किसी और का, जी ये कितना आया, ठीक है क्यों? 49.9 आ रहा है किसी का, मतलब 50 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो 50 मान लेते हैं, तो अप्रोक्स 49.9 है तो 50 मान सकते हैं, तो आई नॉट ये 50 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा आपका सॉल्व करने पर, देखो यहाँ थोड़े अप्रोक्सीमेट रिजल्ट चल सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन टफ है ना। 50 कॉस 314 टी, ये आंसर आ गया, पहला पार्ट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है बोलिए, इंस्टेंटेनियस पावर। याद करो हमने अभी लास्ट क्लास में इसका डेरिवेशन किया था बेटा, पावर वी आई होता है, तो इंस्टेंटेनियस पावर होगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन रख दोगे। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन ये क्वेश्चन में दी थी कि नहीं, ई का हो या वी का हो, बात बराबर है हमारे लिए। और इंस्टेंटेनियस करंट की भी इक्वेशन आ चुकी है, दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा। क्या आएगा, वी की इक्वेशन क्या है बोलो, 100 साइन 314 टी
मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू क्या है, 20 आ रहा है एम्पियर। एक मिनट इसका फिर से कोई करना, वो कह रही है 20 आ रहा है, भव्या कह रही है 20 आ रहा है, 20 के आसपास आ रहा है दोनों का। 40, आदित्य बता रहा था 49.9। और कोई बताना इसका। हाँ सर, I0 20 है। 20 आ रहा है क्या यार, क्या करते हो तुम लोग हैं। ये 20 कर लीजिए, ये 20 हो गया। इनटू क्या होगा बोलिए, 20 cos 314t, ये आ गया। अब एक काम करो, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को पीछे लिख लेते हैं और टू भी पीछे लिख लेते हैं। अच्छा 20 को मैं 2 × 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि टू मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि एक फॉर्मूला याद करो, एक फॉर्मूला होता है 2 sin θ cos θ, क्योंकि रिड्यूस करके भी तो लिखना है, 2 sin θ cos θ sin 2 θ होता है। तो यहाँ पे देखो मैं रिड्यूस करके ये लिख सकता हूँ। तो देखो sin θ cos θ, टू और चाहिए था तो 20 को ये लिख लिया, तो 10 इसके साथ लिख लो, तो ये हो गया 1000। और क्या बचेगा, 2 sin 314t इंटू cos 314t। बताओ ये बन गया कि नहीं बन गया, ये बन गया। 2 sin θ cos θ, sin 2 θ लिख सकते हैं, लिख दो। कितना लिख दिया इसकी जगह, sin 2 × θ, ये है ना, तो डबल हो जाएगा, ये कितना होगा, 2 × 314t, ये हो गया एक। हाँ, कितना आंसर आ जाएगा आप लिख दीजिए। ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगा, ये पी चल रहा है ना। हाँ, कितना हो जाएगा बेटा, 1000 साइन, डबल करने पे कितना होगा, 628, 628t। ये इंस्टेंटेनियस पावर की आपकी इक्वेशन आ चुकी है। दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। कोई भी डाउट हो पूछ लो। करो बेटा। नहीं है। अब इसका तीसरा पार्ट क्या है बेटा, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट। तीसरे पार्ट में देखो इंस्टेंटेनियस पावर की इक्वेशन क्या आई, 1000 साइन 628t, ये है, ये पावर की इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन क्या होगी पावर की, जैसे करंट और वोल्टेज की होती है, तो जनरल इक्वेशन पावर की क्या होगी, P इक्वल्स टू पी नॉट साइन ओमेगा टी, हाँ या ना, ये होगी कि नहीं होगी, कंपेयर कर दो। पी नॉट, पी पावर क्या है ये, और ये क्या होगा तो ओमेगा, तो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर डबल। अच्छा एक चीज है और यहाँ पे यार डायरेक्ट भी रख सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी आपकी वोल्टेज या करंट की होती है उससे डबल होती है पावर की फ्रीक्वेंसी, सीधा याद रख सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव में है तो डबल कर देना, क्या होगा यूनिट, रेडियन पर सेकेंड। हो गया बेटा, क्लियर है। अच्छा फोर्थ एक और पार्ट है क्या, एनर्जी स्टोर्ड, फोर्थ पार्ट। बेटा कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है हाफ CV² होती है, मैक्सिमम एनर्जी है, तो आप फॉर्मूला यही लगाओगे, बस पीक वोल्टेज रख दोगे तो मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि पीक वोल्टेज रखोगे तो मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगी। बस हाफ सी कितना है, सी कितना है बेटा हमारा, व्हाट इज सी, ये 637 10 पे पावर -6। वी का स्क्वायर करना है, वी नॉट कितना था 100, 100 पे 10 पे पावर 4, इसका आधा कर दो 637 का, 318.5, तो ये आ गई 318.5 इंटू 10 पे पावर -2, ये आई क्या एनर्जी का यूनिट।
बोलो यही आ रहा है। ये हमने फोर्थ वाला पार्ट। ठीक है, कोई डाउट हो बेटा पूछ लो। कौन सा क्वेश्चन हो गया ये? अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। रेजिस्टर ऑफ 200 ओम, कैपेसिटर ऑफ 15 माइक्रोफैराड अच्छा अब देखो आर और सी कनेक्टेड है, तो एक रेजिस्टर है। जैसा क्वेश्चन में कहते हैं हम तो वैसा सर्किट बना देते हैं, हम अपना अकल नहीं चलाते ज्यादा। ठीक है, हाँ। उन्होंने कहा आरसी है तो हमने आरसी कर दी। दिया कितना कितना है बोलो। आर की वैल्यू दी है कितनी बोलो, 200 ओम। और सी की वैल्यू कितनी दी है, 15 माइक्रोफैराड। ठीक। इसके बाद क्या कह रहे हैं, कनेक्टेड इन सीरीज टू, अच्छा 220 वोल्ट, तो वीआरएमएस कितना दिया है बोलो, 220 वोल्ट। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है सप्लाई की, 50 हर्ट्ज। ठीक है, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट एंड आरएमएस वोल्टेज। अच्छा देखो करंट इन द सर्किट वाला आई आरएमएस निकालना है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप, देखो आरएमएस वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर और कैपेसिटर निकालने हैं, मतलब वी आर निकालना है और वीसी निकालना है, यही होते हैं आरएमएस वोल्टेज, ही होते हैं ये निकालना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा यार, आई आरएमएस निकालना है। तो आई आरएमएस निकालना है तो वी आरएमएस अपॉन जेड चाहिए। तो सबसे पहले जेड चाहिए, जेड के लिए क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। आया ना। तो एक्सी तुम्हें नहीं दिया, तो सबसे पहले आपको, अगर आपको आई आर एम एस निकालना है तो हमें तो एक ही तरीका दिख रहा है आई आर एम एस का, वी आर एम एस दिया है अपॉन जेड आ जाए। आया ना। अब जेड कैसे आएगा बेटा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, आर दिया है एक्सी नहीं पता है। आया ना। तो एक्सी कैसे आएगा बोलो, 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा नहीं एफ दिया है तो 1 अपॉन, थोड़ा इसके आंसर आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करना। तो पहले एक्सी निकालते हैं। ठीक है, एक्सी जो आएगा वो यहाँ रखेंगे फिर। बोलो एक्सी कितना आएगा, 1 अपॉन 2, पाई आपके ऊपर है, 3.14 से करना है जैसे करना हो। एफ कितना है, 50। और सी की वैल्यू कितनी है बेटा, 15 माइक्रोफेराड है, माइक्रोफेराड है तो -6 ऊपर जाके +6 हो गया, इसको बोलना एक्सी कितना आएगा। पहले एक्सी निकालना, 212। हाँ वैसे अगर 50 फ्रिक्वेंसी हो, देखो 212 आ रहा है। एक बार देख लो 212 आ रहा है क्या, वैसे 212 ही के आसपास आता है। 212, 212.2 ही आएगा, यही आसपास आता है वो। ये एक्सी आ गया, एक्सी की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो जेड आ जाएगा, जेड क्या होगा। अब 212 की जगह 210 लेके भी आप कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं तो बहुत टफ हो जाएगी, समझ गए ना, स्क्वायर करना है ना। तो मैं इसको जैसे 210 ले लिया, कितना आएगा ये बोलो, 212, 200 स्क्वायर और 210 का स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट इतना ही करना पड़ेगा बेटा। करिए इसको, कितना आ रहा है, जेड आ जाएगा। बस फिर तो आई आर एम एस आ ही जाएगा। जेड बोलो। किसी ने किया बेटा, जल्दी बोलो जेड कितना आ रहा है, जेड। और भैया कितना आया जेड बेटा, सर 290 के अप्रोक्स आ रहा है। 290। ठीक है, ठीक है, तो 290 के अप्रोक्स आ रहा है, मतलब 290 ले, 290 ओम। बस तो आई आर एम एस कितना होगा बोलिए,
VRMS कितना है बेटा? VRMS इज 220 अपॉन 290, कितना आ गया IRMS? आंसर बोलो। 1 से कम आएगा, 0.75 के आसपास आएगा। ठीक है, 0.75 क्या एम्पियर, ये पहला आंसर आ गया। यही निकाल, तो अब आप समझ गए, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बन जाता है। समझ गए ना? आपको पहले ये चाहिए था तो पहले जेड चाहिए था, अब जेड नहीं पता था तो हमने कहा इससे आएगा। अब उसमें भी एक्सी पहले, तो एक्सी निकाला, एक्सी रखा तो जेड आया, जेड निकाला तो आई आर, चेन बन गया। नेक्स्ट, और क्या निकालना है? अच्छा, वीआर और वीसी और निकालने हैं। तो अब तो बहुत आसान है। वीआर क्या होता है? IRMS आ गया ना, IRMS इंटू इसका रेजिस्टेंस इंटू आर, कितना होगा? IRMS 0.75 है, 3/4 लिख लो, इंटू 200, कितनी बार गया? 50। कितना आया? 150 वोल्ट है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर या RMS वैल्यू। और VC कितना आ जाएगा? वही 3/4 इंटू XC। XC कितना आया था? 212 या 210 हमने ले लिया था अप्रोक्सीमेट, या 212 ही ले लो, चलेगा इतना अप्रोक्सीमेशन। कितनी बार गया बोलो? 4 से 4 5 जा, हाँ 20, 53, कितना आ रहा है? 3 3 जा 9, 159 वोल्ट, या अप्रोक्सीमेट 160 के आसपास आती है। ठीक है, ये आ गया। अब इन्होंने ये पूछा था, अब वो कह रहे हैं इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेज मोर देन द सोर्स वोल्टेज। वो कह रहे हैं इन दोनों वोल्टेज को जोड़ो। जोड़ो बेटा, 300 से ऊपर जा रहा है तो ये तो नेट RMS वैल्यू से ज्यादा है ना? हाँ है, ये नेट RMS वैल्यू से ज्यादा है कि नहीं है? ये नेट RMS वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही उठा, ऐसा क्यों है? अब अगर कहे व्हाई दिस पैराडॉक्स, तो आप याद रखो उसका रीजन आपको पता है। अगर आप सीधा जोड़ोगे तो ये जो वैल्यू है वो आपको VRMS से ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि बेटा सीधा जोड़ते ही नहीं है आप याद करो, VR कहाँ होता था? यहाँ। VC कहाँ होता था? यहाँ। क्योंकि आपके VC एंड VR आर नॉट इन सेम फेज। समझ गए ना? सेम फेज में थोड़ी ना है कि आप सीधा जोड़ रहे हो। ठीक है, तो VC एंड VR आर नॉट इन, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर होते हैं इसलिए ये पैराडॉक्स आता है। समझ गए? दे आर नॉट इन सेम फेज, हेंस यू विल नॉट गेट द ऑन एडिशन। कैसे जोड़ते हो आप? BC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर कर लो रूट के अंदर, आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, वैसे आ जाएगा। क्लियर है इतना?